जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे और लेस टाइम कंज्यूमिंग लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, स्टार्स इन माय स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई है किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शंस है ए दिव्यांका त्रिपाठी, बी दिव्या दत्ता, सी रानी मुखर्जी और डी जूही चावला। तो दोस्तों याद रखें, स्टार्स इन माय स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई है इसकी लेखिका दिव्या दत्ता हैं। दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपनी दूसरी पुस्तक द स्टार्स इन माय स्काई दोज हू ब्राइटन माय फिल्म जर्नी, याद रखें इसका पूरा नाम दोस्तों, द स्टार्स इन माय स्काई दोज हू ब्राइटन माय फिल्म जर्नी शीर्षक से प्रकाशित की है। और इसको प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, मतलब कौन से हाउस द्वारा, तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI द्वारा प्रकाशित यह किताब 25 अक्टूबर 2021 को जारी की जाएगी। अपनी नई किताब में दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभव साझा किए जिन्होंने उनके फिल्मी करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय निर्देशक निर्माता को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव रशियन फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस है ए इम्तियाज अली, बी सुभाष घई, सी संजय लीला भंसाली और डी अनुराग कश्यप। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में निर्देशक और निर्माता इम्तियाज अली को रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रूसी फिल्म महोत्सव कहाँ, भारत में। तो उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न शैलियों की 10 उल्लेखनीय रूसी फिल्मों का भारतीय दर्शकों के लिए 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। रूस और भारत ब्रिक्स के माध्यम से छायांकन के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। इस उत्सव में रूस की प्रसिद्ध और लोकप्रिय रोमांस नाटक और कॉमेडी फिल्में जैसे आइस ऑन द एज, टेल हर, डॉक्टर लीजा, द रिलेटिव्स, अदर वुमन और जेट लैग दिखाई जाएंगी। दोस्तों तो याद रखें, इसके एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, इम्तियाज अली को। और यह कब से कब तक चलेगा रूसी फिल्म महोत्सव, तो 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर की जाएंगी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। आपके ऑप्शन है ए 21वें, बी 51वें, सी 71वें और डी 81वें। तो दोस्तों देखते हैं, बताते हैं आपको कि 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर है। दोस्तों यह सूचकांक कुल 113 देशों के लिए जारी किया गया है। दोस्तों याद रखें कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कुल देश कितने हैं, 113, जिनमें से भारत की रैंकिंग क्या है, 71। GFS इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और यह कोर्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित है। दोस्तों इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन किया गया है और यह कहाँ स्थित है, तो लंदन में। और इसको किसके द्वारा प्रायोजित किया गया है, तो कोर्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया है। जीएफएस इंडेक्स 2021 पर भारत का कुल स्कोर 57.2 अंक है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। दोस्तों याद रखें कि इस इंडेक्स में 10 देशों ने शीर्ष स्थान साझा किया है आपस में। भाई 10 देश कौन से हैं, तो आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने सूचकांक पर 77.8 और 80 अंकों के बीच समग्र जीएफएस अंक हासिल कर शीर्ष स्थान साझा किया। तो दोस्तों शीर्ष स्थान पर कितने देश रहे हैं, 10। 10 के नाम क्या है, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका। दोस्तों आगे देखें अगर तो भारत ने पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो 75वीं, श्रीलंका की 77वीं, नेपाल की 79वीं एवं बांग्लादेश की 84वीं। तो भारत ने अपने इन पड़ोसी देशों से तो अच्छा प्रदर्शन किया है 71वें स्थान के साथ, किंतु भारत का एक और पड़ोसी देश चीन, जिससे भारत बहुत पीछे है और चीन का स्थान है 34वां। याद रखें दोस्तों, चीन की रैंकिंग 34वीं है, भारत की 71वीं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस है ए 20 अक्टूबर, बी 21 अक्टूबर, सी
22 अक्टूबर और डी 23 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन को याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे। उस दिन से शहीद के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों याद रखें, यह हमला कब हुआ था, तो 1959 में, और पुलिस स्मृति दिवस उसके बाद से मतलब 1960 के लगभग से प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए शिवकुमार सेन, बी अनिल त्यागी, सी अमित रस्तोगी और डी कमल चतुर्वेदी। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में अमित रस्तोगी को चुना गया है। दोस्तों अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले अमित रस्तोगी 5 साल के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के निदेशक और 2 साल के लिए नौसेना डॉकयार्ड में अतिरिक्त महाप्रबंधक टेक सेवाओं के निदेशक थे। दोस्तों याद रखें, इसके पहले इन्होंने कहां-कहां काम किया है, तो रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के निदेशक के रूप में 5 साल तक और नौसेना डॉकयार्ड में अतिरिक्त महाप्रबंधक टेक सेवाओं के निदेशक के रूप में 2 साल तक काम किया है। एनआरडीसी मतलब राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना भारत में साल 1953 में विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और बढ़ावा देने में मदद करने हेतु की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई एनआरडीसी की? तो याद रखें 1953 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शन है ए 1 करोड़ रुपए, बी 3 करोड़ रुपए, सी 4 करोड़ रुपए और डी 5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों याद रखें, आरबीआई ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसी जानकारी दी थी जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती है। यही वजह है कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। दोस्तों आरबीआई ने कहा कि यह पीएसएस अधिनियम की धारा 26(2) में उल्लिखित प्रकृति का अपराध था। दोस्तों कौन सी धारा के उल्लंघन के खिलाफ उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है? तो याद रखें, पीएसएस अधिनियम की धारा 26(2) में उल्लिखित प्रकृति के अपराध का उल्लंघन करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया गया। नजर डालेंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड मतलब पीपीबीएल की तरफ, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। दोस्तों पीपीबीएल के संस्थापक विजय शेखर शर्मा तथा वर्तमान में सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं। साथ ही नजर डालेंगे आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी तथा इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। दोस्तों याद रखें, इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी जबकि इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो मुंबई में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है ए केरल सरकार, बी पंजाब सरकार, सी मध्य प्रदेश सरकार और डी अरुणाचल प्रदेश सरकार। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला किया है। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला, इस योजना के द्वारा 16 जिलों के 74 विकास खंडों के लगभग 7511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यालय गांव को छोड़कर, मतलब दोस्तों जहां पर यह राशन की दुकान है उस गांव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य गांवों में वाहन के माध्यम से परिवहन कर राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा।
कलेक्टर हर महीने में राशन वितरण के लिए तारीख निर्धारित करेगा। करेंगे। दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश को, तो जैसे हम मध्य प्रदेश को देख सकते हैं, मध्य प्रदेश भारत में कहाँ स्थित है, बीचों बीच यहाँ पर, यह मध्य प्रदेश को आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर सीमा देखें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से यह सीमा साझा करता है। दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 के पहले तक मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का एक अलग गठन हो गया है यहाँ से, तो अब यह मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। साथ ही दोस्तों याद रखें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल को, यह भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब मध्य प्रदेश से जुड़े तथ्य देखें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य आपको बताएं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का एक भू आविष्टित राज्य है, जिसकी ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा ना कोई समुद्री सीमा लगती है। दोस्तों इसके हम अब नदियां देखें अगर यहाँ की, तो नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन, चंबल यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा आप दोस्तों क्षिप्रा नदी को याद रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन, जहां पर कुंभ का मेला लगता है, यह पूछा जाता है कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में कहां लगता है, तो उज्जैन में, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। साथ ही दोस्तों आप माही नदी को याद रखें, क्योंकि माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और यह कहां से इसका उद्गम होता है, तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। दोस्तों साथ ही काली सिंध को भी आप याद रख सकते हैं, वह भी मध्य प्रदेश से ही उद्गम होता है। आगे अगर हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही दोस्तों याद रखें कि मध्य प्रदेश अगर राज्यों के मामले में पूछा जाए कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, जबकि अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित बांध देखें तो गांधी सागर बांध भारत के चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। अब 4 प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैरेज बांध। दोस्तों जिनमें से आप याद रखें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, जबकि जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैरेज कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध मंदसौर जिला और नीमच जिलों में स्थित है। दोस्तों आगे देखें तो बाणसागर बांध या बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों सोन नदी का उद्गम कहां से, तो याद रखें सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और यह सीधे गंगा में जाकर मिलती है पटना के पास। साथ ही दोस्तों याद रखें सोन नदी मध्य भारत से निकलकर सीधे गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि बाकी अगर नदियां देखें जैसे बेतवा है तो यह बेतवा है, चंबल है, यमुना के सहारे, यमुना के रास्ते, मतलब यह जाके पहले यमुना में मिलती हैं, फिर यमुना के साथ में यह गंगा में मिल जाती हैं। दोस्तों आगे देखें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 प्रमुख बांधों में से एक बरगी बांध पहले पूर्ण किए गए बांधों में से एक है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए अगर कि नर्मदा नदी पर सबसे पहला बांध कौन सा बना मध्य प्रदेश में, तो बरगी बांध। यह मध्य प्रदेश में कहां स्थित है, तो जबलपुर जिले में स्थित है। आखिरी एक और देखें महत्वपूर्ण बांध, तो बाड़ी तहसील रायसेन में बारना नदी पर बारना बांध एक गुरुत्व बांध है। दोस्तों बरना नदी पर बरना बांध, तो आप बांध और नदी का नाम तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं, इसकी लोकेशन अच्छे से याद रखें कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी तहसील में स्थित है और यह एक गुरुत्व बांध है। साथ ही दोस्तों आप नजर डालें लोक नृत्य की तरफ, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य राई है। अगर राजकीय खेल देखें तो मलखंभ है, जिसको कुछ ही सालों पहले दर्जा दिया गया है मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, यह इसलिए इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के उपनाम देखें तो टाइगर स्टेट, सोया स्टेट और नदियों का मायका। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या है, उपलब्ध है अभी भारत में, इस वजह से इसको टाइगर स्टेट बोला जाता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, इस वजह से इसे सोया स्टेट बोला जाता है। और मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होता है, लेकिन इसकी किसी समुद्र से सीमा साझा ना होने के कारण कोई भी नदी समाहित नहीं होती है सीधी मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर में, इसलिए इसे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। याद रखें दोस्तों मध्य प्रदेश सोयाबीन के साथ साथ मध्य प्रदेश दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। आपके ऑप्शन है, ए भारत, बी अफ्रीका, सी इंडोनेशिया और डी पाकिस्तान। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में भारत देश पहले स्थान पर है। दोस्तों क्लाइमेट
टेक स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में भारत पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2020 की अवधि में भारत का योगदान कुल वैश्विक उत्सर्जन में 13% था। तो दोस्तों बाकी पूरा विश्व 87% उत्सर्जन कर रहा था और अकेला भारत 13%। ब्लू स्काई एनालिटिक्स एक भारतीय क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है जो कि भारत के एक आईआईटी के छात्र द्वारा स्टार्टअप किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2019 के बीच फसल अवशेष जलाने के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 11.39% की कमी आई है। 2019-20 के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 12.8% की वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप भारत का वैश्विक योगदान 12.2% हो गया है। दोस्तों याद रखें, फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो भारत। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और किस देश ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी रूस। तो दोस्तों याद रखें, खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और रूस ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? दोस्तों याद रखें, भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद या आरसी प्रसाद और रूस के ऊर्जा मंत्री निकोल सोलागिनोव ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर करना भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का हिस्सा है। इससे भारत के स्टील उद्योग के उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूती होंगे। समझौता ज्ञापन में कोकिंग कोल से संयुक्त परियोजनाओं वाणिज्यिक गतिविधियों के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। दोस्तों याद रखें, किन किन के बीच में? तो भारत और रूस के बीच में। भारत की साइड से कौन थे? तो केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद और रूस के ऊर्जा मंत्री निकोले सोलागिनोव हैं। दोस्तों अब नजर डालें हम रूस की तरफ, तो रूस को आज हम मैप के सहारे ही समझेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, जो कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, आधा एशिया और आधा यूरोप। दोस्तों जो एशिया महाद्वीप में स्थित रूस है, यहाँ से इतना हिस्सा जो यह एशिया महाद्वीप में स्थित रूस को साइबेरिया कहा जाता है। साथ ही दोस्तों याद रखें, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉस्को। रूस की राजधानी जो कि मॉस्को है, यह मोस्कावा नदी के तट पर स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों बहुत अच्छे से, किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोस्कावा नदी के तट पर स्थित है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों याद रखें कौन है राष्ट्रपति? प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ के अभी वर्तमान में दिमित्री मेदवेदेव हैं। दिमित्री मेदवेदेव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों याद रखें, रूस विश्व का सर्वाधिक हीरा उत्पादक देश है। सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए मालदीव, बी बांग्लादेश, सी अमेरिका और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों ट्रुथ सोशल का मालिकाना हक ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के पास होगा। यह ऐप पहले ही एप्पल के ऐप स्टोर पर प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। अगले महीने ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च होगा। ट्रंप एक वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सेवा भी शुरू करेंगे। ट्रुथ सोशल के सारे फीचर ट्विटर की तरह होंगे। जिस तरह से यूजर्स ट्विटर पर अपने वीडियो, फोटो वगैरह शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह से ट्रुथ सोशल पर भी यूजर्स अपने फोटो और वीडियो को शेयर कर पाएंगे। दोस्तों कुछ समय पहले देखा गया था अमेरिकी चुनाव के समय पर कि ट्रंप जब चुनाव हारे थे तो अमेरिका में इन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे और इनके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह से कई ऑल ओवर सोशल मीडिया से इनको बैन कर दिया गया था। इस वजह से इन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है। अब दोस्तों अगर हम इनको पूर्व राष्ट्रपति बोल रहे हैं तो वर्तमान राष्ट्रपति और अमेरिका को भी देख ही लेते हैं। तो जैसे हम अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देखते हैं, या यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यह एक इसका एक पार्ट है। और दूसरा जो अलास्का आप यहाँ पर देख रहे हैं, अलास्का रूस से खरीदा हुआ है और यह किसका पार्ट है? अमेरिका का पार्ट है। दोस्तों हम यहाँ पर जैसे देखेंगे अभी आगे, तो यह जो अमेरिका और कनाडा के बीच में हम सीमा देख रहे हैं, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा है। कौन सी दोस्तों? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा। दोस्तों अमेरिका की राजधानी कौन है? तो वॉशिंगटन डीसी। आपको याद रखना है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जो बिडेन। तथा उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अब दोस्तों इनसे जुड़ा एक
करंट जो कि एग्जाम से पूछे जाने की संभावनाएं बहुत है, आपको याद रखना है कि जो बिडेन है, कौन, जो बिडेन और कमला हैरिस, दोस्तों इन दोनों को हाल ही में मतलब 2020 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसको चुना गया? कमला हैरिस और जो बिडेन को। साथ ही दोस्तों याद रखें अमेरिका, अभी हमने देखा था भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है। याद रखना है दोस्तों, अमेरिका अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरा तो है ही, लेकिन साथ में यह जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व में भी तीसरा स्थान रखता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इससे बड़े कौन कौन है? तो पहले नंबर पर रूस जो निकल गया, दूसरे नंबर पर एक कनाडा है और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। और अगर हम देखें जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। आपको याद रखना है यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी तीसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी तीसरे नंबर पर है अमेरिका। साथ ही याद रखें दोस्तों, अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी के किनारे स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बाकी अमेरिका से डिटेल्स आपको मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगी, वो टाइप में मिल जाएंगी, ये आपको ओरली बता दिया गया है मैप के सहारे। बहुत से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि मैप पर ही समझाया जाए सब कुछ, तो कोशिश की गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का